अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। वोश आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक सितारा धमाके से फटा जिसे सुपरनोवा कहा जाता है और हमारे पास बड़े बड़े डस्ट के क्लाउड्स बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डस्ट के क्लाउड्स, जिनको नेबुला कहा जाता है, डिस्क की शक्ल में घूमना शुरू हुए और हमें बीच में एक सूरज, एक उभरता हुआ नया सितारा नजर आना शुरू हो गया जो कि हमारा सूरज है और उसके गिर्द आपको प्लैनेट्स घूमते हुए नजर आए। 4.6 बिलियन ईयर्स के बाद जब आज हम प्लैनेट्स को देखते हैं, अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो हमें बहुत से प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं टाइम में, तो उस वक्त जब सूरज बन रहा था, इन सितारों का नामो निशान भी नहीं था। बहुत छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स, रॉक्स सूरज के गिर्द घूम रही थी और आज भी उन रॉक्स में से बहुत सी रॉक्स सूरज के गिर्द घूम रही हैं, जिन पर तहकीक करके हमें अंदाजा हो सकता है कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट्स रखती हैं उस जमाने का। तो मैं आपको बहुत शुरू की तस्वीर दिखाता हूं सोलर सिस्टम की, जो कि एक टॉरस की शक्ल की है। बीच में आप देखें सूरज है जो कि बन रहा है और उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम उससे दूर जाते हैं तो हमें एक तरफ ऐसी रॉक्स नज़र आती हैं जिनमें हमें खोज मिल सकती है उन मटेरियल्स की जो हमारे सोलर सिस्टम के शुरू में मौजूद थे। और दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमें सोलर सिस्टम की डायनामिक्स के बारे में भी पता चल सकता है। हमें यह भी पता चल सकता है कि सोलर सिस्टम डिस्क की शक्ल में क्यों घूम रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट नजर आ रही है, जिसमें बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो कि उस वक्त से सूरज के गिर्द घूम रहे हैं जब ये सोलर सिस्टम वजूद में आया। इन पत्थरों से मिलकर ही हमारे प्लैनेट्स बने, लेकिन इनमें ओरिजिनल प्लैनेटेसिमल्स भी मौजूद हैं जो कि हमें उस जमाने के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। और हमें जानने की जरूरत क्यों है? सबसे पहला सवाल यह है कि मरकरी वीनस से छोटा है, वीनस जमीन से छोटा है। आहिस्ता आहिस्ता प्लैनेट्स बड़े होते जाते हैं जब हम सूरज से दूर जाते हैं। तो फिर मरीख मार्स इतना छोटा क्यों रह गया? ये एक बहुत बेसिक सवाल है जो कि साइंसदान हमेशा सोचते रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि जब पत्थरों से मिलकर, रॉक से मिलकर जमीन बन रही थी, तो मार्स ने ये पैटर्न क्यों नहीं अडॉप्ट किया और वो जमीन से बड़ा क्यों नहीं हुआ? अगर आप आगे की तरफ देखें तो आपको बड़े बड़े प्लैनेट्स फिर नजर आएंगे और जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो हमें गैस प्लैनेट्स नजर आते हैं। लेकिन मार्स को जमीन से बड़ा होना चाहिए था। आखिर ऐसी क्या चीज हुई, ऐसी क्या एबनॉर्मेलिटी आई जिसकी वजह से मार्स जमीन से छोटा रह गया? इसके लिए दो किस्म की थेरीज है। एक को पार्शियल गैप थ्योरी कहा जाता है और एक को ग्रैंड टैक थ्योरी कहा जाता है। पार्शियल गैप थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास जो पत्थरों की, रॉक्स की डेंसिटी थी जो सूरज के गिर्द घूम रहे थे, वो उस जगह पर कम थी जिस जगह आज मार्स मौजूद है, जिसकी वजह से मार्स छोटा रह गया है। क्योंकि मार्स जिस जगह पर मौजूद है वहां पर पत्थरों के बीच में गैप या स्पेस रॉक्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा था। लेकिन जो दूसरी और काफी मशहूर थ्योरी है, जिसे ग्रैंड टैक थ्योरी कहा जाता है, वो ये कहती है कि इसका जिम्मेदार जुपिटर है। क्योंकि जुपिटर ने वक्त के साथ साथ अपने ऑर्बिट को फॉलो नहीं किया, बल्कि वो कभी दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स की तरफ भी आ जाता था। जब दूसरे प्लैनेट्स यानी मार्स के ऑर्बिट में जुपिटर आया तो उसने वहां पर जितनी भी स्पेस रॉक्स थी उनको धक्के मार कर बाहर की तरफ निकाला। इसलिए जब जुपिटर वापस अपने ऑर्बिट की तरफ गया तो मार्स के पास इतनी ज्यादा रॉक्स मौजूद नहीं थी कि वो बहुत बड़ा प्लैनेट बन सकता है। मैं आपको यही चीज यहां पर दिखा रहा हूं। आप देखें, यहां पर जुपिटर बन रहा है और हमारे पास यहाँ पे डेब्रिस है। यहाँ पर आपको बहुत सी रॉक्स नजर आ रही हैं, लेकिन जुपिटर ने आहिस्ता आहिस्ता और उसके साथ सैटर्न ने भी अपनी जगह बदलना शुरू कर दी और वो मार्स की जगह की तरफ चले गए। तो जब वो वहां पर गए तो बहुत सी रॉक्स उनसे कोलाइड करके एक जगह पर इकट्ठी हो गई और फिर उसके बाद जुपिटर और सैटर्न अपने मदार में आए और फिर दूसरी तरफ चले गए। इनकी इस मूवमेंट ने, जो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे के ऑर्बिट में जाना है, इनकी इस मूवमेंट ने जो रॉक डेंसिटी थी उसको यूनिफॉर्म नहीं रहने दी। इस वजह से हमारे पास आप देख सकते हैं कि पहले 3 प्लैनेट्स छोटे बने और फिर मार्स तो और भी ज्यादा छोटा बना और फिर हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट रह गई।
जबकि जुपिटर और सैटर्न बहुत बड़े प्लैनेट्स बन चुके हैं। दूसरा सवाल साइंसदानों का यह है कि हमारी जमीन में पानी कहां से है, क्योंकि जब जमीन की कोर बन रही थी, रॉक्स कंबाइन हो रही थी, तो उस वक्त जमीन मोल्टन फॉर्म में थी और सारा पानी उस वक्त एवेपोरेट हो चुका था, जो कि उन रॉक्स, आइसी रॉक्स के जरिए आ भी रहा था। फिर दोबारा ये पानी कहां से आया? यहां पर मैं ये भी बता दूं कि उस वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर नहीं बनी थी, इसलिए जो एवेपोरेशन होती थी वो जमीन के एटमॉस्फेयर में कैद नहीं रहती थी। लेकिन जैसे जैसे जमीन की एटमॉस्फेयर बनी, जमीन की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसकी कोर भी बन गई, उसका मोल्टन भी बन गया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई और जमीन की मैग्नेटिक फील्ड ने इसे सोलर फ्लेयर से महफूज रखा और जमीन के अंदर मौजूद पानी अब जमीन की एटमॉस्फेयर में कैद हो चुका है, एक वाटर साइकिल में बार बार घूम रहा है। लेकिन ये पानी आया कहां से? ये भी एक ऐसा सवाल है जिस पर साइंसदान बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जमीन की हिस्ट्री को और अपने सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सूरज के गिर्द रॉकी मेटीरॉइड्स आए, ऐसे मेटीरॉइड्स जो पत्थर से ज्यादा बने हुए थे। सोलर सिस्टम के बाहर से गैसेज आ रही थी बार बार। ये सोलर सिस्टम के बाहर का इलाका है, इस वक्त हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जुपिटर बनना शुरू हुआ। जुपिटर 1 मिलियन ईयर बाद ही बनना शुरू हो चुका था। जैसे जुपिटर बना, अब ये गैसेज इधर से नहीं आ सकती थी अंदर की तरफ, तो क्या हुआ, यहां पर भी रॉक्स बनना शुरू हो गई, आइसी रॉक्स बनना शुरू हो गई, यहां पर पानी मौजूद था। 3 बिलियन ईयर्स के बाद जुपिटर जमीन से 50 गुना ज्यादा मैस रखने वाला स्यारा बन चुका था और चौथी स्टेज में आज ये 50 मिलियन टाइम से भी ज्यादा जमीन से मैस रखता है। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि पानी लेकर आने वाली रॉक्स, आइसी रॉक्स तो यहां पर मौजूद हैं, जबकि यहां पर खुश्क रॉक्स मौजूद थी, तो जमीन तक पानी कैसे पहुंचा? और इसकी वजह दोबारा साइंसदानों ने यही बताई कि जुपिटर जब अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता था तो वो इन रॉक से टकराता था और उसकी वजह से ये रॉक आपस में मिक्स होती थी और पानी जमीन तक पहुंचता था। इन रॉक्स में एक खास किस्म का मटेरियल था जिसे कैल्शियम एल्यूमिनियम रिच इंक्लूजन कहा जाता है, CaI कहा जाता है। और ये मटेरियल उस वक्त का है जब हमारा नेबुला बना था, सोलर सिस्टम के शुरू की बात कर रहा हूं। हम आज भी इस मटेरियल को देखते हैं, जिन रॉक्स में हमें ये मटेरियल नजर आता है हम समझ जाते हैं कि ये वो रॉक्स हैं जो उस वक्त की बनी हुई है जब हमारा सोलर सिस्टम मार्ज़े वजूद में आ रहा था। मैं आपको यहाँ पर कैल्शियम एल्यूमिनियम रिच इंक्लूजन CaI दिखा रहा हूँ, जो कि आपको मुख्तलिफ रॉक्स में नजर आएंगी जो कि जमीन पर गिरती रहती हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी दुनिया में पानी आने की वजह और मरीख के छोटे होने की वजह एक ही है, और वो सैटर्न और जुपिटर की अपने मदार से हटकर सूरज के गिर्द ऑर्बिट करना हो सकता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट को मजीद पढ़ने के लिए, उस पर तहकीक करने के लिए हमने आज से 10 साल पहले डॉन मिशन भेजा, जिसका काम था कि वो वेस्टा, जो कि एक बहुत बड़ी रॉक है, और सीरीज, जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, उनको स्टडी करें। 2007 में डॉन का मिशन भेजा गया और इस मिशन ने 88,000 तस्वीरें ली। इस मिशन से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली। हमें यह भी पता चला कि वो पत्थर, जिस तरह हम वेस्टा की बात करते हैं, तो ये उस वक्त का पत्थर है जब हमारी सोलर सिस्टम बन रहा था। तो इसको जानने के बाद, इस पर तहकीक करने के बाद, हम अपने सोलर सिस्टम की जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये दोनों पत्थर मिलकर एक ड्वार्फ प्लैनेट है और एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है। इन दोनों को मिलाकर 45% मैस बनाया जा सकता है एस्ट्रॉयड बेल्ट का। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट में ज़्यादातर इनका वेट शामिल है, इनका मैस शामिल है। और हमने जब 2007 में डॉन को लॉन्च किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर मूव करता हुआ मार्स से ग्रेविटी बूस्ट लेता हुआ पहले वेस्टा और फिर सीरीज के पास पहुंचा। तो अगर आप इन दोनों को देखें, जुपिटर के रिंग्स दिखा रहा हूं, तो जुपिटर के जो पहला रिंग है आपको यहां पे नजर आ रहा है, जो दूसरा रिंग है उसमें वेस्टा मौजूद है और फिर अगले रिंग में सीरीज मौजूद है। जमीन पर बहुत सी रॉक्स आकर गिरती हैं, क्योंकि जब एस्ट्रॉयड्स और मेटेरॉइड्स वेस्टा से टकराते हैं तो वेस्टा की रॉक्स जमीन की तरफ ट्रेवल करती हैं, और जब वो जमीन पर आके गिरती हैं तो हम उन रॉक्स को यूक्राइट कहते हैं और उनका मुआयना करते हैं। और उनका मुआयना करके हमने वेस्टा के बारे में बहुत सी हाइपोथेसिस बनाए हुए थे, हमने बहुत गेस वर्क किया हुआ था, और अब ये वो टाइम था जब जाकर हम देख सकें कि क्या वाकई जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हुए थे वेस्टा पर, क्या वो ठीक है। मैं आपको यहाँ पर वेस्टा और सीरीज की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि हमने डॉन मिशन से ली। तो जैसे जैसे डॉन मिशन वेस्टा और सीरीज के पास गया, हमें बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की तस्वीरें मिलना शुरू हो गई और उनकी डिटेल्स भी मिलना शुरू हो गई। अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर मेरे पास चांद है,
चांद से छोटा प्लूटो है और प्लूटो से भी बहुत छोटा सीरीज ड्वार्फ प्लैनेट है। इसी तरीके से वेस्टा सीरीज से भी छोटा है और आप यहाँ पर फ्रांस और कैलिफोर्निया का नक्शा भी देख सकते हैं, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि वेस्टा कितना छोटा एक पत्थर है। और इस पत्थर में आयरन कोर मौजूद है। ये कैसे पता चला? दो तरीके। पहला ये कि जो हमारे पास रॉक्स आती थी वेस्टा से, जब हम उनको देखते थे उसमें हमें आयरन नहीं मिलता था, तो हम समझ जाते थे कि ये किसी ऐसे रॉक से हैं जिसमें कोर मौजूद है, क्योंकि तमाम का तमाम आयरन मेल्ट होकर कोर में दाखिल हो जाता है। और अब जब हम वेस्टा के पास जा चुके हैं तो हमें पता है कि वेस्टा की क्रस्ट है, उसकी मेंटल है और उसकी कोर भी मौजूद है। इस वजह से वेस्टा के बाहर जितनी भी रॉक होंगी उसमें आपको आयरन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हमने ज़मीन पर बैठकर ये अंदाज़ा लगाया था और जब हम वेस्टा पर गए तो वहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आई। हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि उसकी क्रस्ट 40 किलोमीटर की होगी, लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो वो हमें 80 किलोमीटर की मिली। लेकिन बाकी स्ट्रक्चर, मेंटल का होना, कोर का होना, ये सारा का सारा जो हमने सिमुलेशंस की थी ज़मीन पर और जो तस्वीरें हमने खींची हैं उनमें मुताबिकत रखता है। इससे साइंसदानों को बहुत ज़्यादा हौसला मिला कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। वेस्टा बहुत ज़्यादा डेंस रॉक है, इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन सीरीज की डेंसिटी बहुत कम है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जब साइंसदानों ने मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें देखी और मुख्तलिफ रोशनी में तस्वीरें देखी तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि वेस्टा पर हाइड्रोजन भी मौजूद है। और हाइड्रोजन के साथ साथ उन्हें यह भी अंदाजा हुआ कि वेस्टा से कोई चीज बहुत जोर से टकराई थी और उसका इम्पैक्ट भी आज हमें नजर आता है। मैं आपको वेस्टा की ही एक तस्वीर दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है ये वो जगह है जहां पर हाइड्रोजन मौजूद है और हमें यह भी लगता है कि ये हाइड्रोजन किसी इम्पैक्ट की वजह से वेस्टा तक पहुंची है, जो कि आज से बहुत सालों पहले किसी प्लेनेट से या किसी रॉक से हुआ। इसके अलावा भी हम वेस्टा और सीरीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो के स्कोप में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके से हम अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को देख रहे हैं और हम इन फिंगरप्रिंट से, क्योंकि वेस्टा एक बहुत पुराना रॉक है, तो इनकी फिंगरप्रिंट से हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी और उस वक्त क्या कंडीशंस मौजूद थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बताइए कि क्या वेस्टा एक ड्वार्फ प्लैनेट है या नहीं। मैं कमेंट्स में आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा।